हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो क्लास 12th में फिजिक्स के लिए रहेगा, जो कि चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो उसमें कुछ एक पॉइंटों पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो पॉइंट्स खास करके रहेंगे कि जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की अप्रोच में कि वो मैग्नेटिक फील्ड के पीछे का कॉज क्या है, कि ये कैसे प्रोड्यूस हुई, और कुछ एक ख़ास लॉज जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वगैरह बताने में हम किन लॉज का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज कैरिंग जो वायर होगा, यानी जिसमें करंट फ्लो कर रही है, उसमें लगने वाले फोर्स वगैरह की डायरेक्शन क्या होगी। फर्दर फिर हम लोग जो है यहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशंस की बात कर सकेंगे। फिर ठीक इसी तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशंस की बात कर सकेंगे। तो इस सेशन में इन्हीं में से कुछ एक पॉइंटों पे डिस्कशन करते हैं। तो पहला पॉइंट ये रहेगा कि इंट्रोडक्टरी अगर हम लोग देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे डेवलप हो या कैसे वो क्रिएट हो, तो शुरुआत में ऑर्स्टेड जो है वो साइंटिस्ट का नाम रहा है। ऑर्स्टेड ने जो है ये अपने एक्सपेरिमेंट में शुरुआत में देखा। वो एक डेनिश फिजिस्ट थे। उन्होंने ये पाया कि अगर कोई एक करंट कैरिंग वायर ले लिया जाए, जैसे कि यहाँ आप सर्किट में देख रहे हैं, अगर एक करंट कैरिंग वायर ले लिया जाए और ओवर टू दैट एक मैग्नेटिक निडल ले ली जाए, जिसको हम लोग कंपास कहते हैं। तो वैसे तो नेचुरल है कि नॉर्थ फेसिंग इसका एक पॉइंट होता है, नॉर्थ की तरफ रुकता है। लेकिन अगर हम ये सिचुएशन डेवलप कर दें बाई द कनेक्शन ऑफ ए बैटरी विद अ की, और इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया, तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, यानी की को ऑन करते हैं, वैसे ही जो है ये निडल डिफ्लेक्ट करती है। अगर पोलैरिटी चेंज कर दी जाए, यानी सेल का प्लस और माइनस अगर हम बदल दें, चेंज कर दें ऐसे जैसे दिखाया है, तो डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। यानी अगर पहले लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्शन दिखा रही थी तो अब राइट में दिखाएगी। तो इससे इन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि जब भी करंट किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में पास होती है, तो उसके आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती होगी, वही मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक निडल के ऊपर अपना इफेक्ट दिखा रही होगी। तो उससे ये उन्होंने कंडीशन कोट कर दी, फ्रेम कर दी कि बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है। क्योंकि ये निडल में डिफ्लेक्शन अगर है, इसका मतलब करंट के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बन गया होगा। फिर आगे चल के फर्दर जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, फैराडेज लॉज की बात करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड थे, तो वहाँ पे ये प्रोसेस और रिवर्स होके भी आगे पता चला कि जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस की जा सकती है। वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंतर्गत हम लोग स्टडी उसकी कर लेते हैं। यानी वहाँ एक कॉइल के अबाउट जो है किसी मैग्नेट को मोशन दी जाती है, और ऐसी मोशन देने से मैग्नेट की जो लाइनें हैं, मैग्नेटिक लाइनें जिनको हम लोग बोलेंगे, वो उस पर्टिकुलर कॉइल के एरिया को क्रॉस करते हुए निकलती हैं, जिसको हम चेंज इन फ्लक्स बोलेंगे। तो उस फ्लक्स के चेंज की वजह से क्या पाते हैं कि एक सर्किट अगर दे दिया जाए साथ में, जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा दें, तो जैसे मैग्नेट को मोशन देते हैं कॉइल के अबाउट, तो हम पाते हैं गैल्वेनोमीटर की निडल जो डिफ्लेक्ट करती है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट ज़रूर फ्लो करी है। वो कब फ्लो करी है? जब मैग्नेट को मोशन दे रहे हैं, किसके अबाउट? कॉइल के। तो इसका यहाँ पे एक कंडीशन निकल के आ गई कि मैग्नेट की मोशन की वजह से फ्लक्स में चेंज होता है और अल्टीमेटली करंट डेवलप की जा सकती है। तो सीधा रिजल्ट क्या निकला कि करंट की मदद से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती हैं, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो ये चीज़ें जो है ऑर्स्टेड से लेके वो अगर हम लोग जो है फैराडेज लॉ की तरफ तक चले जाएं, तो सारी बातें निकल के आ जाती हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में जो डिफ्लेक्शन जैसे निडल का होगा लेफ़्ट राइट, इसको हम लोग थोड़ा साइंटिफिकली कैसे डिसाइड करें, तो यहाँ पे एक रूल चलता है
सबसे लास्ट में आप पाएंगे लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल जो है किधर डिफ्लेक्ट होगी, तो इस बात को डिसाइड करने के लिए एक स्नो रूल की ज़रूरत पड़ जाती है। क्या नाम देते हैं हम लोग? स्नो रूल की बात करते हैं हम लोग। स्नो रूल में ये समझाया गया है कि जैसे कि यहाँ आप एक स्विमर को देख रहे हैं, अगर करंट की डायरेक्शन जो है, जो एरो से दिखाई गई है वायर में, उसी डायरेक्शन में एक स्विमर की डायरेक्शन आप कंसीडर कर रहे हैं। वी फील लाइक वाइज द स्विमर इज स्विमिंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन इन विच द करंट इज फ्लोइंग, यानी उसके लेग से हेड की तरफ को जान ले कि करंट का डायरेक्शन है। तो इस दशा में जो उसका लेफ्ट हैंड होगा, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड जो होगा, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल, यानी इधर ही मैग्नेट की निडल जो है डिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब ये जो यहाँ जो दिखाया गया है, ये साउथ टू नॉर्थ दिखाया गया, यानी करंट किधर से किधर जा रही? साउथ टू नॉर्थ। तो डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है? वेस्ट साइड में, वेस्ट, यानी लेफ्ट हैंड किधर पड़ा? वेस्ट में पड़ा। इसको ज़रा ये देखें, मैप के स्टाइल पे भी दिखा दिया है, साउथ टू नॉर्थ करंट का है और डब्ल्यू ऊपर दिखा दिया, ईस्ट का ई नीचे दिखा दिया है। तो इफ़ द करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन डिफ्लेक्शन इन द निडल इज़ टुवर्ड्स वेस्ट। इसको SNOW यानी स्नो रूल के रूप में भी हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। स्नो रूल SNOW, या एम्पियर के द्वारा ये लॉ बताया गया था, तो एम्पियर स्विमिंग लॉ भी इसको कहते हैं हम लोग, एम्पियर्स स्विमिंग लॉ, या फिर इसको स्नो रूल के रूप में भी पहचानते हैं, SNOW स्नो। SNOW में क्या है? SN है साउथ टू नॉर्थ, O का कोई मीनिंग नहीं है, W का मीनिंग है यानी वेस्ट, यानी अगर करंट साउथ टू नॉर्थ है तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो वेस्ट में होगा। यानी ठीक यहाँ पे आप अगर रिवर्स सोचें कि करंट जो है साउथ टू नॉर्थ ना होती, नॉर्थ टू साउथ होती, तो डिफ्लेक्शन वेस्ट में ना होके वो ईस्ट में हो जाता है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन जो है बता पाते हैं। किसकी मदद से? ये स्नो रूल, या फिर आप इसको एम्पियर स्विमिंग रूल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एम्पियर के थ्रू प्रोवाइड कराया गया था, उन्होंने ही इसको सुझाया था। तो एम्पियर स्विमिंग रूल इज़ आल्सो, रेड में आप पाएंगे कि रेड में आपको ये मेंशन किया गया है, डायरेक्शन को बताने के लिए एम्पियर स्विमिंग रूल है, और इसी को जो है स्नो रूल के रूप में भी पहचाना जाता है। सबसे लास्ट में रेफरेंस इसी बात का आ गया कि इस रूल को स्नो रूल के रूप में भी हम लोग पहचानें। अब थोड़ी बातें हम लोग इन बातों की कर लें कि जैसे करंट की डायरेक्शन अगर मालूम है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या वहाँ पे बताई जाए, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम है तो करंट की डायरेक्शन क्या बताई जाए। बेसिकली इन रूलों के बारे में हमको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजन देते रहते हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से रिलेटेड, जो करंट के साथ में अपना क्या रिलेशन बनाते हैं, और दूसरे वहाँ पे कन्फ्यूजन्स होते रहते हैं कि लगने वाली जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसको हम लोग कब क्या बोल रहे हैं कि किस साइड में डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहा होगा। तो इसमें हम इसी बात की स्टडी और आप लोगों के बीच में डिस्कशन करना चाहेंगे कि जो है, एक तो हम लोग इस बात की स्टडी में आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। एक तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड वाले लॉज की बात हम लोग कर लें, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कोई कंडक्टर है जिसमें करंट है, ऑलरेडी करंट पास हो रही है, यानी वो करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। तो उसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताई जाए, तो इसके दो तीन तरीके थे अपने पास। एक तो राइट हैंड थंब रूल हम लोग पढ़ते आए हैं, मैक्सवेल्स स्क्रू रूल वो हम लोग पढ़ते आए हैं, एक राइट हैंड पाम रूल की भी बात हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पाम रूल दोनों चलते हैं। पाम रूल नंबर 1 चलता है मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए, और एक पाम रूल नंबर 2 चलता है, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, ये लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए होता है। तो आज हम इन्हीं बातों के बारे में डिस्कशन आपसे करना भी चाहेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसमें पहले हम राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 के बारे में बताएंगे। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, ये देखें रूल क्या कहता है, इसको आप इस फिगर की डिज़ाइन से समझ लें। अगर हम अपने राइट हैंड को कुछ इस तरीके से सेटअप करें,
क्या तरीका है, जो थंब है वो करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन में हो जाए, यानी जिधर करंट पास हो रही वायर में, इन दैट डायरेक्शन इफ थंब इज सिचुएटेड। और जो हमारी फिंगर हैं उनकी टिप उस पॉइंट पी की तरफ हो, जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करनी है। अगर हम इस सिचुएशन में रख लें अपने राइट हैंड की पाम को, तो उस समय अगर पाम का जो फ्रंट हिस्सा है ओपन, जिसको हम लोग देखते हैं ना, जिधर जिधर से हथेली जिसको हम लोग कह रहे हैं, हथेली का जो अंदर का जो यही हिस्सा है, अगर ये खुला है यानी ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड की लगेगी। ठीक है, हाथ का वो हिस्सा जहाँ पे रेखाएं होती हैं हाथ में, यानी उसकी बात कर रहे हैं। अगर ये हिस्सा ऊपर की तरफ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड की होगी, और अगर ये नीचे की तरफ की है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड की होगी। तो ये पाम रूल नंबर 1 कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि करंट की डायरेक्शन में थंब को रखें और फिंगर को उस पॉइंट पी की तरफ, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। तो उस दशा में जो पाम है हमारी, यानी हाथ की रेखाओं वाला हिस्सा जो है वो किधर है ये देखना पड़ेगा। अगर ये ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड की, और अगर ये नीचे की तरफ का है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड की। जैसा कि फिगर में दिखाया है इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड की है। और मान लो यही करंट की डायरेक्शन पलट देते तो थंब को उधर उल्टा रखना पड़ता, तो पाम हमारी नीचे को हो जाती, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड की बोलते। तो ये पाम रूल नंबर 1 की मदद से जो है हम लोग इस बात को डिसाइड कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किधर की लगेगी। दूसरा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से भी आप जो है परिचित होंगे। अगर करंट की डायरेक्शन जैसा कि वायर में दिखाई गई है, अपवर्ड दिखाई गई है, अगर हम राइट हैंड में कुछ इस तरीके से ग्रिप बनाएं, कंसीडर कर लें, तो कुछ इस तरीके से कि थंब जो है करंट की डायरेक्शन को बताए, तो जिधर में हमारी फिंगर इंसर्कल करेंगी, यानी जिधर में फिंगर हमारी घुमाव लेंगी, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में है, जैसे कि दिखाई गई है डिजाइन, वो एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि करंट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज एंड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और अगर यही करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती तो ये क्लॉकवाइज हो जाते। तो ये जो है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, थंब रूल के नाम से जानते हैं, राइट हैंड थंब रूल। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि आई और बी एक्सचेंजेबल हैं, यानी आई की जगह पे बी और बी की जगह पे आई को हम रिप्लेस कर सकते हैं, और उस तरीके से भी हमें अपने आंसर्स तक पहुँचने की आदत में रहना चाहिए। क्या, अगर हम आई की जगह बी को ले लें तब क्या बोलेंगे, इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी आई की जगह बी ले लिया, तो क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर की डायरेक्शन की है तो वहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। यानी अब बी जहाँ लिखा वहाँ पे आई लिखना पड़ेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड की है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी। या यहीं पे आप वर्ड बदल दें कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज बह रही है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड की होगी, और करंट अगर क्लॉकवाइज बह रही है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड की होगी। यानी ये एक दूसरे के रिप्लेसमेंट पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको ध्यान रखें। ठीक है, फिर उसके बाद मैक्सवेल्स स्क्रू रूल की बात कर ले, वो भी इसी से मिलता जुलता ही रूप है। मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल, इससे भी आप परिचित होंगे, और ये उसी का ही लुक है लगभग। अगर इसमें क्या कहें कि राइट हैंड में अगर हम स्क्रू ड्राइवर को लें, यानी पेचकस को लें, पेचकस तो आप समझते हैं, और उसको हम पेच को कसने की यानी टाइट अप करने की डायरेक्शन में हम घुमाएं, तो आप राइट हैंड में लेके फील कर सकते हैं कि आप कि हम घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है अपने को। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि पेच को कसने के लिए घुमा रहे हैं ना, तो पेच धीरे धीरे लगता है कि अंदर की तरफ बढ़ भी रहा है। इसका मतलब जिधर वो बढ़ रहा है वो करंट की डायरेक्शन हो। ठीक है, तो जिधर को अपनी फिंगर जो इनसर्किल करनी पड़ रही पेचकस को घुमाने के लिए, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ये लगभग वही बात आ गई जो अभी आपने राइट हैंड थंब रूल में देखी थी कि करंट अगर ऊपर की है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप यहाँ प्रोवाइड करा सकते थे। तो वही यहाँ पे है, उसी तरीके से ये बात आ गई। ठीक है, अब इसमें राइट हैंड पाम रूल का अपना महत्व है, तो आप राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 के साथ ज़रूर थोड़ा जुड़े रहें, और इससे आप आसानी से कोई भी डायरेक्शंस तक आप आसानी से पहुँच पाएंगे। ठीक है, और सिंपल है,
कि करंट की डायरेक्शन में हम थंब को रख लें और फिंगर को उस पॉइंट पी की तरफ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, तो उस दशा में हमारा जो पाम है यानी जिधर रेखाएं हैं हाथ में, वो हिस्सा देखें कि अगर वो खुला है ऊपर की तरफ को, आसमान की तरफ को, तो आप कहोगे कि ये अपवर्ड की मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर वो ज़मीन की तरफ को वो हिस्सा हो रहा है यानी नीचे की तरफ को, तो कहोगे डाउनवर्ड की मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इस तरीके से ये सब रूल कहाँ पे काम आ रहे हैं? टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक तो स्नो रूल ने अपना काम किया, उसके बाद हमने ये रूल देख लिए, पाम रूल नंबर 1, मैक्सवेल्स रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये तो मैग्नेटिक फील्ड को बताने के हो गए। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हम ये जानते हैं कि ना अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पे कुछ फोर्स भी लगता है। जैसे कि ये आप पिछले क्लास 10th वगैरह से पढ़ते आए हैं कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्या रखा है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। तो आइए रिपीट अगेन, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर क्या लगने वाला है? फोर्स। तो उसको यहाँ पे इस आर्टिकल में दिखाने की कोशिश की गई है। लेट वी अज्यूम देयर इज़ अ मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग एंड अ वायर इज पास्ड ओवर टू दैट, यानी नॉर्थ और साउथ के बीच से होके कहीं उस मैग्नेट के करीब पे से एक वायर बीच से निकाल दिया गया और थोड़ा ढीला रख छोड़ा गया है। ठीक है, हल्का सा मतलब लूज रख छोड़ा गया, बिल्कुल टाइटन नहीं किया गया। और अगर इस वायर का जहाँ पे करंट वर्ड लिखा है यानी एक एंड ये हो गया और एक स्टार्टिंग एंड ये देख रहे हैं, अगर इस वायर को, हालांकि कंप्लीट फिगर नहीं बुक में दिखाई गई है, अगर इस वायर को अगर हम नीचे में किसी सेल से कनेक्ट कर दें, तो जैसा देख रहे हैं ना एरो, ये करंट आ रही है यानी सेल का प्लस इधर लगा होगा और इधर दिखाया गया है ना, तो अगर ये नीचे एक सेल से इसको कनेक्ट कर दें और उस सेल के साथ में एक की ले लें, स्विच ऑन ऑफ जैसा, तो जैसे हम की को ऑन करेंगे तो देखेंगे जो वायर जो ढीला था ये मैग्नेट के आसपास में ढीला सा है, तो जैसे की को ऑन करेंगे वैसे मैग्नेट के करीब से ये वायर क्या होगा, थोड़ा खींचेगा, या तो एक ही दशा है, या तो ऊपर को खींचेगा यानी तन जाएगा, खींच जाएगा थोड़ा, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, किसी एक डायरेक्शन में खींचेगा। मान लें कि अपवर्ड खींचा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो सेल लिया है उसके प्लस और माइनस हम चेंज करके लगा दें, जिस पे प्लस लगा था उस पे माइनस कर दें, जिस पे माइनस लगा था उस पे प्लस कर दें। अब ज़रा हम फिर से देखें, तो अगर पहले अपवर्ड में खींचा था ऊपर की तरफ, तो अब ये नीचे की तरफ खींचेगा, ऐसा करने पे डाउनवर्ड खींचेगा, जैसे कि ये ऑन करेंगे वैसे ये डाउनवर्ड खींच जाएगा। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है? इससे रिजल्ट ये निकल रहा है कि जैसे करंट पास हुई तो इस वायर के आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई होगी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो भी है, करंट कैरिंग कॉयल या तार जो भी है, ये वायर ये कहाँ है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऑलरेडी है। तो इस वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड बन गई, जबकि ये किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऑलरेडी रखा हुआ है, तो इस वायर के ऊपर क्या लगा, एक फोर्स लगा, जैसा कि हेडिंग में देख रहे हैं। यानी किसी वायर में जिसमें करंट पास हो रही हो उसमें एक फोर्स प्रोवाइड हो जाता है। अब ये फोर्स जो प्रोवाइड हो रहा है ये इस वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे तो हो रहा है, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि इसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड की जाए, कि क्या डायरेक्शन इसकी रखी जाए। जैसे कि अभी आपने देखा कि सेल की पोलैरिटी चेंज कर दें तो ये ऊपर के बजाय नीचे की तरफ ये तार खींचने लगा, तनने लगा। इसके लिए इसकी डायरेक्शन को कैसे डिसाइड करें? तो यहाँ पे फिर एक बार को वैसे रूल की आवश्यकता हमको पड़ गई कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने में वो कुछ रूल थे जब ये अभी हमने आपसे डिस्कशन किया, ठीक उसी तरीके से जो लगने वाला फोर्स होगा, जबकि एक करंट कैरिंग वायर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, यानी तो उस वायर पे लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन को कैसे बताया जाए। तो उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए यहाँ भी 2-3 रनिंग फार्मूले वही चलेंगे, डेफिनेशन चलेंगी खास। एक तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ की हम लोग बात कर सकते हैं आसानी से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ, और दूसरा हम आसानी से बात कर सकते हैं पाम रूल पे आ सकते हैं, लेकिन पाम रूल नंबर 2 अब बोलेंगे, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 बोला जाएगा। और देखें ये कैसे एक्टिव है, कैसे वर्क करता है। देखें
आप पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ समझ लें, फिगर नंबर 24 पे इसी के बारे में दिखाया गया है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ यानी अगर हम थंब और उसके करीब वाली फिंगर यानी फोर फिंगर जिस पे बी को बताया है, और बीच वाली जो थोड़ी उंगली लंबी होती है मिडल फिंगर जिसको कहते हैं, जिसके साथ में आई को दर्शाया गया है, करंट आई। तो अगर हम इन तीनों उंगलियों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख लें यानी थंब और करीब वाली दोनों जो फिंगर हैं, इफ़ ऑल द थ्री आर केप्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जैसे कि किसी रूम में अगर कॉर्नर पे ध्यान दें, यहाँ पे दो दीवारें मिलती हैं, तो कॉर्नर पे ध्यान दे लें, कोने पे, तो हम कहेंगे यहाँ एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस हैं, तो यानी वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं वहाँ पे। ठीक ऐसे ही हम अगर अपने थंब को और करीब वाली ये दोनों जो उंगलियाँ हैं इनको अगर हम एक दूसरे के 90 पे रखें, हम अपने हाथ में इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। तो उस दशा में क्या कहेंगे कि अगर मिडल फिंगर जो हमारी है वो करंट की डायरेक्शन को बताती है, फोर फिंगर यानी जो थंब के करीब वाली है फोर फिंगर वो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, तो उस दशा में जो थंब होगा वो लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। इसका मतलब हमें एफ़ की डायरेक्शन अगर बतानी है तो हमको आई और बी से शुरू करना पड़ेगा, यानी मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन को बताए, फोर फिंगर जो है वो लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए, तो ठीक उस दशा में थंब जो है वो लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को प्रोवाइड करा देगा। अब यहाँ पे सीधा ये बात आ गई, अगर हम अपने हाथ को इस तरीके से सेटअप में रखें और फिर हम वो कल्पना करें कि जैसे सेल का प्लस और माइनस चेंज कर दिया गया था, तो करंट की डायरेक्शन भाई जैसे अपनी तरफ दिख रही इससे अपोजिट आप हाथ को पलटना पड़ेगा, थंब को नीचे की तरफ लाना पड़ेगा। इसका मतलब पहले अगर जैसा दिख रहा है फिगर में, इसमें कह रहे हैं कि अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो करंट की डायरेक्शन पलटने पे फोर्स नीचे की तरफ लगने लगेगा। यानी इस लॉ की मदद से हम काफ़ी आसानी से लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन तक पहुंच सकते हैं। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ है, ये मेन करंट पे हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी जहाँ पे करंट इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड, चाहे वो सेल से है चाहे वो किसी चीज़ से है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड। अब जब फ्लक्स चेंज के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉ की तरफ, यानी जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट को क्रिएट किया गया, तो वहाँ पे चूँकि उल्टी प्रोसेस है तो वहाँ पे राइट हैंड लॉ की बात आ जाती है। यानी क्योंकि इंड्यूस्ड करंट वो होती है, मेन करंट ना होके वो क्या है, इंड्यूस्ड करंट है, वहाँ पे राइट हैंड लॉ लगाते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए। तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ की मदद से आसानी से लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बता पाते हैं। हाँ, एक बात यहाँ पे और ध्यान देने की रहेगी, जो आई जो करंट की डायरेक्शन है, कभी कभी हमको ये डिसीजन लेना पड़ जाता है कि इफ़ अ चार्ज इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम है b की और f की, लेकिन आई ना कह के क्या बोल दिया, इफ़ चार्ज इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी v, तो ये होता है कि ना फार्मूला जो हमने पढ़ा वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ में वेलोसिटी का तो v कहीं आया ही नहीं था। तो आप ये जान लें कि जो करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी। यानी अगर चार्ज इज़ फ्लोइंग कहा गया है विद वेलोसिटी v, दैट मीन्स चार्ज जो है वो करंट की डायरेक्शन में लिया जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ फिर एक बात और ध्यान देने की है, इफ़ अ चार्ज इज़ फ्लोइंग मतलब फॉर द पॉजिटिव चार्ज हम लोग मानेंगे। इफ़ अ इलेक्ट्रॉन इज़ रनिंग तो इलेक्ट्रॉन से करंट की डायरेक्शन अपोज करते हुए माननी पड़ती है। सभी आप लोग भी जानते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन देखें तो हम क्या कहेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट नहीं होगी बल्कि राइट टू लेफ़्ट होगी। तो ये ज़रूर आप लोगों को ध्यान रखने की यहाँ पे आवश्यकता रहेगी। इफ़ अ चार्ज इज़ मूविंग तो स्पेशली क्या कंसीडर किया जाता है, यहाँ जितनी मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, इफ़ अ चार्ज इज़ मूविंग दैट मीन्स द पॉजिटिव चार्ज। स्पेशली जब तक कुछ ना कहा जाए तो इफ़ चार्ज इज़ मूविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज, और वरना पर्टिकुलर कहना पड़ता है, यानी नहीं तो फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन में बात कहनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग, तो हमें पता चल जाता है कि निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव पे हमको बातें जो लगानी है वो पॉजिटिव से अपोज करके लगानी है। यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इट इज़ फ्लोज। यानी डायरेक्शन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, हम लोग कहते थे तो कहते थे जिधर पॉजिटिव चार्ज ही चले। लेकिन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, अगर इलेक्ट्रॉन पे कहते थे तो क्या कहते थे,
कि जिधर इलेक्ट्रॉन चले उससे अपोजिट मानेंगे। तो ये बातें ज़रा हम लोगों को क्लियर रखनी चाहिए। इफ़ अ चार्ज इज़ मूविंग दैट मीन्स द पॉजिटिव चार्ज इज़ मूविंग। पर्टिकुलरली जब तक कि इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा ना जाए तब तक हम चार्ज इज़ मूविंग का मतलब क्या लगाते रहें कि इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा। और इलेक्ट्रॉन के बारे में कहना होगा तो स्पेशली कहना ही पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग, तो हम अपने डिसीजन वैसे ले सकते हैं। खैर अब पाम रूल के बारे में बताते हैं। पाम रूल नंबर जो 2 है वो क्या कहता है? राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 किस काम आ रहा है? डायरेक्शन फोर्स की बताने के लिए। कब? जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस दशा में उस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की डायरेक्शन किससे दी जाए। हालांकि फोर्स का फार्मूला यहाँ पे लगेगा कैपिटल F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। कैपिटल F फोर्स हो गया, कैपिटल F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। B ए के बाद जो B आता है B दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। I करंट की बात हो गई, BIL L उस कंडक्टर की लेंथ हो जाएगी, और साइन थीटा यानी जितने भी जिस डायरेक्शन पे ये रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में वो डायरेक्शन थीटा जो भी है वो साइन थीटा में ली जाएगी। F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। BIL साइन थीटा बोल देते हैं। खैर फोर्स की डायरेक्शन किससे बोली जाए, कैसे दी जाए, तो वो राइट हैंड पाम को अब हम ऐसे रख लें। अभी पाम रूल नंबर 1 में आप पढ़ चुके हैं, लगभग मिलता जुलता ही है कि थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें। अभी भी थंब को करंट की डायरेक्शन में पहले भी था, अभी भी करंट की डायरेक्शन में थंब को रखें। फिर फिंगर जो है, पिछले केस में क्या था कि उस पॉइंट P की तरफ रखें फिंगर को जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब तो मैग्नेटिक फील्ड हमें मालूम है तो फिंगर को कहाँ रखें? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें। तो जो पाम है हमारी, जिधर हाथ की रेखाएं हैं, वो अगर आसमान की तरफ है तो फोर्स ऊपर को लगेगा, और अगर वो ग्राउंड की तरफ है, ज़मीन की तरफ है, तो फोर्स नीचे को लगेगा। यानी सीधा सीधा सिंपली क्या बोले कि इफ़ यू स्ट्रेच अवर राइट हैंड पाम and keep the thumb in the direction of the current flowing, then in that situation if the finger is pointing toward the direction of the magnetic field, then the direction of the palm will show the direction of the force acting on the current carrying conductor। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ हो जाती है कि अगर हमारा थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में को हो और उंगलियां उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, उसकी टिप बता रही हो, उंगलियों की टिप किधर? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो हमारी जो हथेली का हिस्सा है वो लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। यहाँ पे फिर वही बात है कि अगर करंट की डायरेक्शन को पलट दे तो थंब को हमें ऊपर की तरफ जैसा दिखा रहे हैं, नहीं उसको डाउन करना पड़ेगा, यानी उलटना पड़ेगा। तो थंब को उल्टेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स नीचे की तरफ को लग जाएगा जाके। इसका हम ये आसानी से लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन जो है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ या फिर पाम रूल नंबर 2 जो है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, इसकी मदद से हम लोग बता पाते हैं। तो फिलहाल अब आज के सेशन में हम लोग इतनी बातों को ही करते हैं ताकि आप अच्छे से जो है इन्हीं बातों पे पहले, क्योंकि जिन बातों को हमें आगे कंसीडर करना है, जिन डायरेक्शनों के बारे में कन्फ्यूजन्स आते हैं, एटलीस्ट पहले हम वो अपने बेसिक्स तो पहले ज़रूर ही उनको क्लियर आउट कर लें, उसके बाद ही हम फर्दर स्टडीज़ में बढ़ें। तो इसी को होप करते हुए तभी हमने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के साथ में ये बात को हम लाए कि स्नो रूल, जो कि एम्पियर स्विमिंग रूल के रूप में भी पहचाना गया, कि भाई उसमें डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में दिया जाए। तो SNOW से आप ध्यान रखें कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो डिफ्लेक्शन है निडल में वो ये रहेगा, साउथ टू नॉर्थ अगर करंट है तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो वेस्ट में होगा, W मतलब वेस्ट। उसके बाद बात ये आती है कि मैग्नेटिक फील्ड की फर्दर अगर हमें डायरेक्शन देनी है, कई तरीके हम लोगों ने देखा है कि अगर एक स्ट्रेट वायर है करंट कैरिंग तो उसमें कंसेंट्रिक सर्कल बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाते हैं। तो वो कैसे रहेंगे? कंसेंट्रिक सर्कल एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे अगर करंट ऊपर की थी। तो राइट हैंड थंब रूल भी हमने देखा, पाम रूल भी देखा, ठीक है, और स्क्रू रूल भी हमने देखा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बाद बात आ गई कि भाई अगर फोर्स लगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगर वायर रखा तो उस पर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ना बता के फोर्स की बतानी पड़े तो क्या करें? तो थोड़े और रूल हटके हो गए। पाम रूल नंबर 1 के बजाय 2 पे आ गए हम लोग, और साथ ही साथ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लॉ, जिससे आप बहुत ही परिचित हैं, बेसिकली बहुत ही यूजफुल है, उसकी मदद से हम लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बता पाए। और एक पॉइंट और ख़ास हमारे और आपके बीच में आ गया, वो ये कि करंट की ही डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन बन सकती है, स्पीड की डायरेक्शन बन सकती है किसी मूविंग चार्ज के लिए।
इसको भी आप ध्यान रखें। और जब तक कि डिस्कशन में कोई चार्ज की बात करी जाती है, दैट मीन्स द पॉजिटिव चार्ज। स्पेशली जब तक कि इलेक्ट्रॉन के लिए ना कहा जाए तब तक आप चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर किया करें, और करंट की डायरेक्शन वही जो उस पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन थी। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए कहा जाए स्पेशली, तो आप फिर वहाँ पे डिसीजन अपना पलट दें, क्या कि जिधर की करंट है इलेक्ट्रॉन उधर को नहीं जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन उससे अपोजिट रहा होगा। ये आप अपनी तरफ से अपना डिसीजन वहाँ तक आप फॉर्म कर सकते हैं। फिर अब अगले सेशन में हम लोग जो है वो बायो-सेवर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशंस, और साथ ही साथ फिर एम्पियर सर्किटल लॉ, फिर उसके एप्लीकेशंस, जिसमें कि हम लोग स्पेशली जो है सोलोनाइड क्या है, टोराइड क्या है, उनके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्या बनती हैं, फिर फर्दर और स्टडीज़ हम लोग देखते हैं फिर इसमें। और जो है फिर आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम जो है अपडेटेड होते रहें और नई नई वीडियो से आप लोग परिचित भी होते रहें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।